नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग कॉमर्स आईएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसी चैनल के ऊपर अकाउंटेंसी के वन शॉट वीडियोस के फॉर्मेट में पूरा सिलेबस लेटेस्ट आईएससी के पैटर्न पर अपलोड कर रखा है। आई बटन पर क्लिक करके उसको आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली इकोनॉमिक्स आईएससी का पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है जिसके मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अब बारी है कॉमर्स की और लगातार आपको कॉमर्स के वीडियोस मिलते जाएंगे। मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो भी बता दिया है कि किस दिन कौन सा वीडियो आने वाला है। एंड द चेरी ऑन द केक इज कि सैंपल पेपर्स लॉन्च हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाने वाली है, जाकर तुम सारे सैंपल पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो एट अ वेरी नॉमिनल फीस ऑफ जस्ट 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बता चुका हूं तो दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। या आपको लगे कोई दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही है, मुझसे फोन पर बात करनी है तो स्क्रीन पर आपके एक नंबर फ्लैश हो रहा है 8112601234 पर। कभी भी आप फोन कर बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। ओ जानने की जरूरत है कि बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स में आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो चलती रहती हैं कि बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन तुम टेंशन लेने वाली बात ना लो। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर कर दी हैं। तो जितना पढ़ा रहा हूं आप इसको एज इट इज डेटा को यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेटा मान लो थोड़ा इधर उधर हो भी जाए तो भी आपके मार्क्स आईएससी के अंदर नहीं कट रहे होंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से स्कूल में कौन से डेटा को फॉलो किया गया है। ठीक है, हम फॉलो कर रहे हैं सीबी गुप्ता की किताब को और उसी के कॉन्टेक्स्ट से मैंने पूरी पीपीटी बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं ये पूरा पीपीटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो मैं ये वीडियो की पूरे नोट्स फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपने एप्लीकेशन में अपलोड कर दे रहा हूं। जाकर डाउनलोड कर लो और मजे से इस्तेमाल कर सकते हो। और जितना भी कंटेंट मैं यहां पर आपको डिस्प्ले कर रहा हूं आप एज इट इज बोर्ड्स में लिख कर आएंगे, नंबर नहीं कटने वाले हैं बाबा। तो चलो भाई देखते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको आरटीजीएस के बारे में पढ़ना है, एनईएफटी के बारे में पढ़ना है, ई बैंकिंग के अंदर हमको चीजें पढ़नी है, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स पढ़ना है। इसके अलावा आईएमपीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस आने लगे हैं, डिजिटल बैंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे वो वॉलेट ट्रांजैक्शन हो चाहे वो यूपीआई हो, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। वैसे तो आज की डेट में सबको यूपीआई के बारे में पता है, यूनिफाइड पेमेंट ऐसा करके उसका फुल फॉर्म होता है ना, इंटरफेस। यस आई गेस। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलो भैया बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपन लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। चलो भैया शुरुआत करते हैं हम लोग पहले टॉपिक के ऊपर। ये आरटीजीएस क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। आरटीजीएस एक तरीका है जिससे आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर। अब डिटेल में क्या जानना है आओ जरा उसको भी देख लिया जाए बच्चा पार्टी। ये क्या कह रहा है? इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। इसका मतलब क्या है? ये रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस क्या होता है? मतलब मैंने इधर से पैसे ट्रांसफर किए, उधर तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गए, मतलब रियल टाइम में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, इसलिए इसको आरटीजीएस कहा जाता है बच्चा पार्टी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। आरटीजीएस से मैंने इधर से पैसे ट्रांसफर किए, उधर पहुंच गए। जैसे होता नहीं है इधर से सोना डाला, नहीं आलू डाला, उधर सोना निकला। ओ ठीक है, ये वाली जोक्स नहीं मारने। खैर आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट ऑन रियल टाइम मींस देयर इज नो वेटिंग पीरियड, द ट्रांजैक्शन सेटल्ड एज सून एज इट इज प्रोसेस। सिंपल, तुरंत पैसे ट्रांसफर किए तुरंत अगले के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। ग्रॉस सेटलमेंट मींस द ट्रांजैक्शन इज मेड वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग विदाउट अदर ट्रांजैक्शन। मतलब एक वन ऑन वन बेसिस पर ट्रांजैक्शन होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रांजैक्शंस को पाइल्ड अप कर दिया जाएगा फिर बंच में वो सारे प्रोसेस किए जाएंगे, ऐसा आरटीजीएस में नहीं होता है। अब आओ फीचर्स ऑफ आरटीजीएस फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। पहले फीचर के ऊपर आ रहे हैं बच्चे पार्टी। आरटीजीएस इज नॉट अवेलेबल एट ऑल द बैंक ब्रांचेस इन इंडिया। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड ओनली बाय सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस। देखो ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। आज के डेट पे मैक्सिमम या सारी ही ब्रांचेस सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस होती हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग सब जगह हो रही है, सारी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड है, लेकिन तुमको फिर भी ये सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस वाला कीवर्ड लिखकर आना पड़ेगा। आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली and continuously
थ्रू आउट बैंकिंग आवर्स रादर देन इन बैचेस। लगातार जितना भी बैंकिंग आवर्स हमारे देश में प्रिस्क्राइब्ड है, लगातार आप कभी भी जाकर आरटीजीएस कर सकते हो, तुरंत का तुरंत रियल टाइम में हो जाएगा। ये हमको फीचर पहले से भी पता है। द मिनिमम अमाउंट इन आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इज 2 लाख। देयर इज नो अपर सीलिंग फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। 2 लाख रुपए मिनिमम लिमिट है और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। द रिसीविंग और द बेनिफिशियरी मस्ट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद इन द 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज। बस 30 मिनट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाता है मैक्स टू मैक्स। द ट्रांसफर इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। मतलब अगर आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दिया, ऐसा नहीं वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में। इट इज इररिवोकेबल, मतलब दूसरा, मतलब रिवर्स स्टेप इसके अंदर नहीं हो सकते। पैसा गया तो फिर गया भाई साहब। आते हैं अगले मेथड के ऊपर, जिसका नाम है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी के बारे में हम बात करते हैं। यह भी क्या होता है? यह भी एक तरीका है जिससे आप फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर। लेकिन आरटीजीएस से एनईएफटी थोड़ा सा डिफर करता है, बिकॉज यहां पर रियल टाइम पे पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, यहां पर बैचेस में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। मतलब लेट्स से अगर 10 लोगों ने एनईएफटी किया तो उनका उठाकर एक बैच में प्रोसेस कर दिया, फिर 10 लोग आए उनका प्रोसेस कर दिया, फिर 5 लोग आए उनका एक साथ प्रोसेस कर दिया। मतलब बंचेस में एनईएफटी को प्रोसेस किया जाता है। एनईएफटी इज अ कंट्री वाइड system by which an individual firm or company can electronically transfer funds from one bank branch to another individual firm or company having an account with any other bank branch in the country। मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में ही ट्रांजैक्शन होने वाला है। The fund transfer takes place at a particular period of time. All transfers are held till that time. In other words, NEFT transactions are settled in batches। बैचेस में इन ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाता है। बेसिक यही डिफरेंस है आरटीजीएस और एनईएफटी के अंदर। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? जरा इसके भी फीचर देख लेते हैं भाई। 4-5 फीचर्स तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही जाना पड़ेगा। अ बैंक ब्रांच मस्ट बी एनईएफटी इनेबल्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनईएफटी फंड ट्रांसफर नेटवर्क। एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच होनी चाहिए, एक्चुअल में कंप्यूटराइज्ड ब्रांच होनी चाहिए जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी हो। कहां वैसा होता है भाई? सब जगह है। An individual firm or company can make use of NEFT even without having a बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश एट एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी मैं एनईएफटी का एनईएफटी ट्रांजैक्शन को यूज कर सकता हूं। मैं जाऊंगा, कैश जमा करवाऊंगा और वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिसीव फंड्स थ्रू द एनईएफटी सिस्टम, एन इंडिविजुअल फर्म और अ कंपनी मस्ट हैव एन अकाउंट विद द एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच। हो सकता है सेंडर का अकाउंट ना हो, लेकिन रिसीवर का तो बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए। इन केस one does not have a bank account, the maximum amount that can be transferred through NEFT system is 50,000 रुपए, 49,999। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मात्र आप 49,999 का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं NEFT के थ्रू। There is no minimum or maximum amount that can be transferred through NEFT when one has a bank account। कोई भी अपर लिमिट, कोई भी लोअर लिमिट नहीं होती है NEFT के अंदर, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो। ठीक है ना? बात समझ पा रही? क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपको इसके अंदर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, ठीक है ना? एनईएफटी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इन बैचेस, ये मैं आपको बता चुका हूं। एनईएफटी कैन नॉट बी यूज्ड टू रिसीव फॉरेन रेमिटेंसेस। अगर आपको विदेश से पैसा आना है तो एनईएफटी उसमें कोई भी मदद नहीं करेगा। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? आरटीजीएस क्या है, एनईएफटी क्या है? आओ जरा इनके बीच के कुछ डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस, हमको पता है बैचेस में मतलब ग्रुप्स में सेटल किए जाते हैं। वेयरएज आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस कंटिन्यूअसली 1-on-1 बेसिस के ऊपर। फिर नो मिनिमम वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर एनईएफटी, मिनिमम वैल्यू फॉर आरटीजीएस इज 2 लाख रुपीस। अब होता क्या है, एनईएफटी जनरली 6 टाइम्स ऑन वीकडेज होता है एंड देयर 3 टाइम्स ऑन सैटरडेज, और यहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती है आरटीजीएस के अंदर। लेकिन आज की डेट में बैंक टू बैंक वेरी करता है ये बात। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है, जिसको हम लोग ई बैंकिंग बोलते हैं। और आज की पूरी दुनिया ई बैंकिंग के ऊपर ही निर्भर है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ऐसा नहीं लग रहा है कि 2024 में हम लोग 1990 की किताब पढ़ रहे हैं। एनी यूजर हैविंग अ पीसी एंड अ ब्राउजर कैन एक्सेस द बैंक वेबसाइट and avail of banking services. Electronics banking is banking over the internet. It is a part of virtual banking. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है? यहां पे स्पेलिंग गलत हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। ठीक है ना भाई? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का मतलब क्या होता है भैया कि मेरे पास मेरे आईडी पासवर्ड होने चाहिए,
मेरे पास कंप्यूटर होना चाहिए, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मैं जाऊंगा बैंक की वेबसाइट खोलूंगा, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालूंगा और मैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को एक्सेस कर सकता हूं। मैं चाहूं तो फंड ट्रांसफर कर दूं, मैं चाहूं तो कोई भी सर्विसेज अवेल कर सकता हूं। ये सब आपको पता है आज की डेट में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चले बढ़े आगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं, आओ जरा देखते हैं। पहला, देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन पर्सन बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट। अब तुमको वो एसबीआई बैंक जाने की जरूरत नहीं है जहां 2:30 बजे लंच हो जाता है। आपको कोई भी गंदे बैंक एम्प्लॉइज का शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। गंदे बैंक एम्प्लॉइज का शक्ल देखने का मतलब कोई पर्सनल यहां पर एजेंडा नहीं है, मतलब आपको किसी भी बंदे से इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन बैंकिंग खोला, सारा काम बन गया। बोथ द बैंक एंड द क्लाइंट नीड कंप्यूटर एंड मोबाइल, जो कि आज की डेट में हर जगह होता है। द क्लाइंट हैज टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक। जब तक आप ई बैंकिंग ऑप्शन नहीं दोगे आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करके नहीं मिलता है। द बैंक स्टाफ एंड द क्लाइंट मस्ट अंडरस्टैंड ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। जैसे मेरे पिताजी ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी नहीं समझते तो उनके लिए ई बैंकिंग यूजफुल नहीं। जिसको इंटरनेट, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है उसके लिए ई बैंकिंग यूजफुल नहीं है। इसीलिए दोनों लोगों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब जरा एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एडवांटेजेस कस्टमर्स को क्या होता है। भैया बैंक बंद हो ना बंद हो, ब्रांच पास में हो ब्रांच दूर में हो, आपके पास ऑल टाइम बैंक का एक्सेस होता है। तो पहला एडवांटेज क्या है, कस्टमर गेट्स 24 आवर्स एंड 365 डेज अ ईयर सर्विस। भाई ऐसे तो बैंकिंग आवर्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, लेट्स से 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। लेकिन अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है और लेट्स से मैं ये वीडियो बना रहा हूं रात के 10:15 बजे और मुझे इस टाइम पर फंड ट्रांसफर करना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से कर सकता हूं, लेकिन फिजिकल बैंकिंग से ये बात नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना भाई। कस्टमर्स कैन मेक द परमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम रेसिडेंस और ऑफिस। तुम दुनिया में कहीं पर भी हो वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इवन व्हेन व्हाइल ट्रैवलिंग दे नीड नॉट गो टू द बैंक। Recording of each and every transaction inculcates a sense of financial discipline. Customers feel a sense of security. They do not have to face risk of carrying cash. Unlimited access to the bank increases customer satisfaction. आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, काफी सेफ एंड सिक्योर तरीका होता है। ठीक है ना। ये बेनिफिट्स तो थे किसको, कस्टमर को। आओ जरा देखते हैं ई बैंकिंग सर्विसेज से बैंक को क्या बेनिफिट है, बैंक को क्या फायदा। पहला, द बैंक गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो बैंक जिसके पास ई बैंकिंग सर्विस नहीं है और जिसके पास ई बैंकिंग सर्विसेज है उसके कस्टमर्स को ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे पहले प्राइवेट बैंक होते हैं ना, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इन्हीं के पास ई बैंकिंग सर्विस हुआ करती थी और अपने सरकारी बैंकों के पास नहीं होती थी। लेकिन आज कहां ये सब मुमकिन है यार, सारे बैंक के पास है। नेटवर्क ऑफ द बैंक इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस रादर देन इट एक्सपैंड्स फार एंड वाइड। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि घर के बगल में पास में बैंक ब्रांच होगी तभी हम बैंक में अकाउंट खुलाएंगे या तभी हम बैंक को एक्सेस कर सकते हैं। बैंक के लिए अब कोई लिमिट नहीं रहेगी। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रिड्यूसेस लोड ऑन ब्रांचेस। अब आपका सेंट्रलाइज सिस्टम हो रहा है जिससे हर एक ब्रांच पर लोड कम होगा। ये एक फायदा है बैंक के नजरिए से। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जो किसी भी टेक्नोलॉजी से फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होगा। क्या नुकसान होगा, आओ जरा देखें। The bank and its clients have to invest money in e-banking technology. भैया पैसा लगाना पड़ेगा ना मालिक, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ये सारी सर्विसेज के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर बोथ। अगर एक भी पार्टी को कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना नहीं आता तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। क्लाइंट में नॉट बी एबल टू ट्रांजैक्ट ड्यू टू डिफेक्ट और वायरस इन टेक्नोलॉजी। अभी जितना ज्यादा फायदा है उतना नुकसान भी है। जितने हैकर्स हो रहे हैं, जितने स्कैम्स हो रहे हैं, जितने वायरस से नॉल हो रहा है, उससे नुकसान भी होता है। तीसरा, एन ओवरसाइट और एरर ऑन द पार्ट ऑफ बैंक और क्लाइंट कैन बी वेरी हार्मफुल। फॉर एग्जांपल 5 लाख माइट बी ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ एन एरर इन मेंशनिंग 0। 5,000 करने थे, 50,000 करने थे, 5 लाख ट्रांसफर कर दिए बिकॉज एरर हो गया। तो उस एरर का रेक्टिफिकेशन ऑनलाइन में नहीं होता है। तो आई होप तुमको यहां तक समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बाबू बच्चा, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग तो जान ली, ई बैंकिंग तो जान ली। अब ई बैंकिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं हमारे देश के अंदर। एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। पहला, EFTS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होता क्या है और कहां कहां इस्तेमाल होगा, आओ जरा देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक ट्रांसफर वेजेस सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट to the accounts of the employees of the company. This service saves both employer and employees from the inconvenience and risk of handling large amount of cash. जैसे मान लो मेरी ही कंपनी है OBZ प्राइवेट लिमिटेड और मुझे ही अपने ही स्टाफ को अगर सैलरी ट्रांसफर करनी होती है तो मैं EFTS का इस्तेमाल करता हूं। मैंने बैंक को बोल रखा है कि इस समय इस डेट पर मेरे
स्टाफ को मेरे अकाउंट से स्टाफ के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर देनी चाहिए। तो आपने देखा ना, ईएफटीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। एक बैंक से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरली एक लार्ज स्केल पर एम्प्लॉइज के लिए, ये एक किसी लेट्स से कंपनीज के लिए ये सर्विस बेनिफिशियल होती है। अब एग्जांपल अगर दिखाऊं तो इसमें दो होते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट और डायरेक्ट डेबिट। जैसे अगर मेरे को सैलरी पे करनी है, किसी की पेंशन पे करनी है, डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, कमीशन पे करना है, वो सब हम अपने अकाउंट से सीधा बैंक को बोल सकते हैं कि ये ऐसा आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंक ये कर सकता है। डायरेक्टली डेबिट्स भी हो सकता है कि भैया मैंने बोला कि मेरी लोन की इंस्टॉलमेंट मेरे समय पर डिडक्ट कर दो। ये सारी चीजें भी हो सकती हैं कि लेट्स से इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कर दो, मेरे टेलीफोन का बिल जमा कर दो, वाटर का बिल जमा कर दो। तो मेरे अकाउंट से डायरेक्ट क्रेडिट भी हो सकता है और डायरेक्ट डेबिट भी हो सकता है। मतलब मेरे अकाउंट में जब सीधा सीधा मेरी सैलरी आ जाए, पेंशन आ जाए, रेंट आ जाए, ये सारी इलेक्ट्रॉनिकली समय समय पर चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज ईएफटीएस। इसके दो पार्ट थे, डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। अगला तुम्हें हंसी आएगी जिस टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं। हम आज तुमको बताएंगे एटीएम क्या होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दोनों इसका सही बात है। अ कस्टमर कैन विड्रॉ और डिपॉजिट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन बाय इंसर्टिंग हिज हर एटीएम कार्ड एंड टाइपिंग हिज हर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको पिन बोलते हैं। The ATM operates for all 24 hours. This is much less costly and less time consuming than a human teller. आज की डेट में आपको एक ATM कार्ड मिलता है जिसपे आप एक अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को यूज करके, इसको पिन बोलते हैं, उसको यूज करके पैसा जमा भी कर सकते हैं और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। बैंक के लिए काफी इकोनॉमिकल पड़ता है बिकॉज आपको कोई ह्यूमन टेलर नहीं बैठाना पड़ता है, मशीन से काम बन जाता है। और कस्टमर्स के लिए फायदा यह है कि आपको 24 आवर्स का एक्सेस मिल जाता है एटीएम का। सो दिस इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नॉट ऑल टाइम मनी। अब डेबिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड एक एटीएम से डिफरेंट कैसे होता है? डेबिट कार्ड का मतलब क्या? अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आपको एक कार्ड इशू किया जाता है जल्दी, जनरली वो वीजा या मास्टर कार्ड होता है हमारे देश के अंदर। आप उसको पिन डालकर शॉपिंग भी कर सकते हो और पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो थ्रू एन एटीएम। लेकिन याद रखना, डेबिट कार्ड का यूज तभी कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी हों। अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। The card holder can make immediate payment for the goods purchased or services availed with the help of debit card availed provided the seller has the terminal facility। मतलब होता नहीं इसमें घिसते हैं वो वाली मशीन लगी होनी चाहिए। When the customer presents his debit card at the terminal, automatically transfers money from the buyer's account to the seller's account. Debit card can also be used to withdraw money from the ATM। पहले क्या होता था, एटीएम अलग था, डेबिट कार्ड अलग था। आज की डेट में इसको कंबाइन कर दिया गया है। ऑल डेबिट कार्ड्स आर एटीएम और एटीएम जैसा फंक्शन करते हैं, तो आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, साथ में आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? जिसकी क्रेडिट स्टैंडिंग विद द बैंक अच्छी हो, मतलब जिसकी रेपुटेशन, जिसकी गुडविल बैंक के साथ अच्छी हो। साथ में क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? अगर आपके अकाउंट में पैसे ना भी हो तो भी आपको जो लिमिट मिलती है उस लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप उसको शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो अभी आप यूज कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन विच इज प्रोवाइडेड टू यू। आओ देखते हैं। एनीबडी हैविंग अ गुड रेप्यूटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक। अ पर्सन नीड नॉट हैव मनी इन हिज बैंक टू गेट अ क्रेडिट कार्ड। ये बेसिक डिफरेंस है। रादर इट इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। एक तरह का ओवरड्राफ्ट है, मतलब लोन है। द नेम, फोटो, सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर, द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक and the date of validity are inscribed on the card. The card holder can buy goods and services with the help of credit card. He keeps on depositing the money uses as per the agreement with the bank. आपने उस पैसे से आप शॉपिंग करिए, जिस दिन आपकी डेट हो पेमेंट करने की आप पे करिए, फिर आप उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में पता होना चाहिए अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है। साथ में दूसरी बात, आपको बैंक एक तरह का एक्सटेंडेड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, ठीक है ना? हाँ, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। वैसे आते हैं टेली बैंकिंग पे। आज से कई साल पहले ना टेली बैंकिंग भी हुआ करती थी, मतलब यू विल बी कॉलिंग टू योर बैंकर और उस बैंकर को आप फोन पर ही बताते थे कि मुझे क्या क्या करना है। जनरली ऐसा इस्तेमाल होता था शेयर मार्केट पे ट्रांजैक्शंस करने के लिए। लेकिन आज की डेट में हम सब कुछ मोबाइल पे ही कर सकते हैं, तो टेली बैंकिंग उतना फेमस आज की डेट में नहीं रह गया है। लेकिन जान तो लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल कंप्यूटर ऑफ अ कस्टमर इज लिंक्ड बाय टेलीफोन टू द बैंक्स कंप्यूटर।
द कस्टमर कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस इन हिज अकाउंट एंड लेटेस्ट ट्रांजैक्शन ऑन द टेलीफोन. दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक. ये फैसिलिटी पूरे 24 घंटे के लिए अवेलेबल होती थी. आप सीधा सीधा फोन के ऊपर अपने बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस को जान सकते थे. अब आते हैं सीबीएस क्या होता है. कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, आओ जरा जानते हैं. अंडर दिस सिस्टम, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है. अंडर दिस सिस्टम अ कस्टमर बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन कस्टमर ऑफ द ब्रांच. ये क्या कहना चाहते हैं. मान लेते हैं मेरा अकाउंट एक एसबीआई बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं जहां रहता हूं, जैसे आलमबाग ब्रांच में मेरा उसमें अकाउंट है. तो मैं एसबीआई का कस्टमर बन गया, ना कि एसबीआई के आलमबाग की ब्रांच का कस्टमर बना. मैं दुनिया में कहीं पर भी एसबीआई बैंक है वहां जाकर अपने बैंकिंग राइट्स को या बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता हूं. मैं चाहे तो पैसा जमा करूं, विड्रॉ करूं, जो सर्विसेज चाहिए मैं वो सर्विसेज ले सकता हूं, बिकॉज आज की डेट में आपका बैंक सीबीएस इनेबल्ड ब्रांच, सीबीएस इनेबल्ड बैंक है, मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन इनेबल्ड बैंक है. तो अब वो इलेक्ट्रॉनिकली हर एक ब्रांच हर दूसरे ब्रांच से कनेक्टेड होती है. तो आप एक्चुअल में कस्टमर बनते हो बैंक के, नदर देन कस्टमर बनते हो ब्रांच के. मगर पहले ऐसा नहीं होता था. पहले आप जिस ब्रांच में अकाउंट खोलते थे ना, उसी ब्रांच में जाकर आपको ट्रांजैक्शन करने पड़ते थे. ठीक है ना भाई. आओ देखते हैं. बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच व्हिच हैज सीबीएस फैसिलिटी, द कस्टमर कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल द सीबीएस ब्रांचेस of the same bank anywhere across the country. The bank gives a unique ID to a CBS customer, which gives him the privilege of opening an account with any of the CBS branches without any formalities. CBS also known as centralized banking solution. Core banking solution या centralized banking solution दोनों ही इसके full form हैं. आओ बचपाड़ी आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, आओ देखते हैं. मोबाइल बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल फोन. मोबाइल बैंकिंग इज टेकिंग ऑफ इन इंडिया. भाई मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या है. आज की डेट पे आपका पास एप्लीकेशंस हैं, आप मोबाइल से ही अपने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं. जैसे मेरा बैंक मेरा अकाउंट है लेट्स से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक एप्लीकेशन है व्योम, मैंने डाउनलोड कर लिया. मैं सारा का सारा काम उसी मोबाइल बैंकिंग से कर सकता हूं. ठीक है. सिमिलरली लेट्स से मेरा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसका एप्लीकेशन मैंने अपने एप्लीकेशन में अपने फोन में डाउनलोड कर लिया. और फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में काम होता था ना, आपको ब्राउजर लैपटॉप की यूज करना पड़ता था, वैसे आज की डेट में हर बैंक का खुद का एप्लीकेशन है. उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हो. एसएमएस अलर्ट्स भी क्या होते हैं, मतलब आपने अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन किया, आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया, कुछ पैसा कटा, उन सब का आपको इंफॉर्मेशन फोन पर ही मिल जाता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस मच. सारे मैसेजेस आपको मोबाइल पर मिल जाते हैं. तो एसएमएस अलर्ट में क्या लिख कर आ सकते हैं, अंडर दिस सर्विस अ कस्टमर गिव्स हिज हर मोबाइल नंबर, द बैंक रिकॉर्ड्स द मोबाइल नंबर इन इट्स कंप्यूटर सिस्टम इन द कस्टमर्स अकाउंट. व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट, देयर इज अ ऑटोमेटिकली एसएमएस ऑन द कस्टमर्स मोबाइल. और इस सर्विस का बैंक सालाना कुछ पैसा आपके अकाउंट से कट भी करता है. अब चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं, जिसका नाम है बैंक ड्राफ्ट. चलिए शुरू करते हैं. बैंक ड्राफ्ट होता क्या है. अगर आपने कभी ऐसी सर्विस इस्तेमाल की हो कि आपने अपने स्कूल की फीस, अपने कॉलेज की फीस ड्राफ्ट के थ्रू सबमिट की, मैंने की थी. ड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपका एक बैंक है, आप बैंक के अंदर जाओगे, बैंक में अपने जो भी तुम्हारा बैंकर है उससे बात करोगे, उससे बोलोगे कि मेरे को एक ड्राफ्ट बनवाना है. ड्राफ्ट बनाने का पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपके बैंक के अकाउंट में पैसे होने चाहिए. ये कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है. जिसको पे कर रहे हैं उसके नाम पर एक ड्राफ्ट बनेगा. इट इज वेरी सिमिलर टू अ चेक. और ये पैसा सिर्फ उसी के नाम पर ट्रांसफर होगा. मतलब ये सेफेस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स होता है. साथ में इस सर्विस के लिए बैंक आपसे कुछ पैसा चार्ज करेगा. ठीक है ना. पहली कंडीशन ये है कि बैंक ड्राफ्ट हम तभी इशू कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे हों, और ये सीधा एक बंदे या जिसको भी पे कर रहे हैं उसके नाम पर ही पैसे ट्रांसफर होंगे. आइए जरा देखते हैं. बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ अ चेक drawn by a bank either on its own branch or on another bank in favor of a third party. It is payable to the person named in it or to his order. It is always payable on demand and therefore also known as a demand draft. A bank draft is the most convenient and safe means of sending money from one place to another. अगर बैंक ड्राफ्ट आपसे कहीं गिर भी गया, डिमांड ड्राफ्ट आपसे कहीं गिर भी गया, तो कोई मतलब नहीं है भैया, जिसके नाम पर है उसी के नाम पर पैसा ट्रांसफर होगा. सेफेस्ट वे है. इसके फीचर्स देख लेते हैं. मनी कैन बी रेमिटेड इजीली एंड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सबसे कन्वीनियंट और इजीएस्ट फॉर्म होता है.
द इशुइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर अ बैंक ड्राफ्ट, मैंने बताया था कुछ चार्जेस कट करता है एक बैंक। देयर इज नो डेंजर ऑफ डिसऑनर ऑफ द बैंक ड्राफ्ट, कभी भी बैंक ड्राफ्ट डिसऑनर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसका पैसा जो सेंडर होता है उसके अकाउंट से पहले ही डिडक्ट हो जाता है। अब आते हैं आईएमपीएस के ऊपर। आईएमपीएस क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, इनिशिएटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है? एनपीसीआई, ये याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। ऑफर्स एन इंस्टेंट 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर थ्रू मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड एटीएम्स, विच इज नॉट ओनली सेफ बट ऑल्सो इकोनॉमिकल। अब आप एक अकाउंट ट्रांजैक्शन से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं थ्रू आईएमपीएस। 24/7 ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात है, मोबाइल फोन से आप कर सकते हो, इंटरनेट को यूज से कर सकते हो, और एटीएम्स के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बात समझ में आई? सिमिलरली ई वॉलेट क्या होता है? ई वॉलेट जैसे पेटीएम है, तो आप क्या कर सकते हो? एक पेटीएम यूजर दूसरे पेटीएम यूजर को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकता है। पहले मुझे अपने वॉलेट पे कुछ पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे थ्रू माई बैंकिंग, और फिर मैं उस वॉलेट से दूसरे के वॉलेट पे पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। इसको ई वॉलेट बोलते हैं। मैक्सिमम लिमिट इसमें 10,000 रुपए है, और लिमिट वेरी करती है अपॉन कि कौन सा आप वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हो। यूजर्स कैन ट्रांसफर मनी यूजिंग अ स्मार्टफोन थ्रू ई वॉलेट ट्रांसफर्स एज लॉन्ग एज द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस विद इन द सेम ई वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर। Wallet transfers are restricted to an upper limit of 10,000 per transactions. To transfer the funds, the user needs to open the app and add the beneficiary's email, mobile number, and put in the amount to be transferred. Once the transaction is authenticated by the remitter, the money gets added to the wallet of the beneficiary in real time. जैसे आप सब लोगों ने मेरे से अगर परसेंटेज बूस्टर में एनरोल किया होगा, या सैंपल पेपर्स में एनरोल किया होगा, या आगे चल के आप सीयूईटी या आईपी मैट या फतेह के कोर्स में एनरोल करोगे, तो आप वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हो। आप अपना गूगल पे से, अपना यूपीआई से, भीम ऐप से, फोन पे से, पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, और मेरे एप्लीकेशन में रजिस्टर कर सकते हो। तो यहां तक मुझे लगता है तुमको सारी बातें समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शन में लिख कर देखना। अगर आप लोग ये 2x पर वीडियो देख रहे हैं तो छोटा सा मीम है आपके लिए, लेकिन बाकी बातें बताना ये चाहता हूं बच्चा पार्टी, लगातार और बहुत फास्ट आपको वीडियोस मिलने वाले हैं हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट के। साथ में कुछ कॉमर्स की तबाही वाली हमने केस स्टडीज अपलोड करना शुरू कर दी है सैंपल पेपर में। जिन बच्चों ने एनरोल कर लिया, अगर लगे तो आप लोग एनरोल कर लेना। और साथ में कमेंट सेक्शन में तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं कि ये यूपीआई क्या होता है, उसके बारे में आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। सो दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।